आज उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं जिनको हमारे पुराने लेबर लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, बिल्कुल अनदेखा जिनको छोड़ा हुआ था। हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर की, प्लेटफॉर्म वर्कर की। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐप के जरिए काम करता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे ओला या उबर की गाड़ी चलाता है, या कोई व्यक्ति जोमेटो, स्विगी या दूसरी कंपनी के जरिए कोई पार्सल लोगों के घर पर पहुंचाता है, खाना डिलीवर करता है, अगर कोई व्यक्ति घर पर ब्यूटी, क्लीनिंग, रिपेयर या फिर और कोई सेवा देने जाता है अर्बन कंपनी के माध्यम से, मैं यहां किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये पल ऐसे सभी लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारत के श्रम कानूनों के इतिहास में पहली बार कानून ये कह रहा है कि जो लोग ऐप्स के जरिए, मोबाइल ऐप्स के जरिए काम करते हैं, वो लीगल वर्कर हैं और उनके पास अधिकार हैं वर्कर के, जो पहले कभी रिकॉग्नाइज नहीं थे। उनको कुछ अधिकार मिले हैं वर्कर के, वो पार्टनर नहीं है। कंपनियां उन्हें कहती हैं कि हमारे डिलीवरी पार्टनर। पार्टनर शब्द तो ऐसे जैसे बिजनेस के अंदर साझेदार है, मगर ऐसा नहीं, अधिकार तो नहीं थे। अधिकार तो कानून पहली बार दे रहा है उन्हें। वो पार्टनर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो टेम्पररी अर्नर नहीं है और ना ही वो अनौपचारिक मजदूर हैं, वो हैं वर्कर, लीगल वर्कर। कानून के तहत रिकॉग्नाइज हो गए हैं 21 नवंबर 2025 से, जब से नए श्रम कानून लागू हुए हैं। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिली है वर्कर के रूप में, जिनके अधिकार नए लेबर लॉज 2025 के लागू होने के बाद पूरी तरह लिखे हुए हैं, इन कानूनों के अंदर लिखे हुए हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी कानून को पूरी सरल भाषा में समझाने वाला हूं, जो अधिकार अभी तक करोड़ों गिग वर्कर्स को पता भी नहीं है, आज उनके सामने पूरे विस्तार से खुलकर रहेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप गिग वर्कर हैं, लॉयर हैं, अपने घर पर कोई खाना मंगाते हैं, ऐसे लोगों से सर्विस लेते हैं, तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। गिग वर्कर आज देश की इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 2025 से पहले भारत में 29 अलग अलग कानून थे श्रम कानूनों पर, और नवंबर 2025 में 2020 के अंदर ये कानून पारित हो गए थे, मगर 4 साल लग गए हमें इन्हें एक्टिवेट करने में, एनफोर्स करने में। और 2025 के अंदर 4 नए कोड, जिन्होंने पुराने 29 लॉज को खत्म करके 4 कोड के रूप में आ गए हैं। जैसे पुराने कानूनों के अगर मैं कुछ के नाम बताना चाहूं तो उसमें थे, जैसे कारखाने में कर्मचारियों के लिए अलग कानून था, कंपनियों के लिए अलग था, दफ्तर में कर्मचारियों के लिए अलग नियम होते थे। और जो गिग इकोनॉमी थी उसके लिए पुराने कानूनों के अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अमेज़न, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग कानून की नजर से बिल्कुल अदृश्य थे। उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी, कोई एक्सीडेंट प्रोटेक्शन नहीं था, कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं था, कोई ओल्ड एज सुरक्षा नहीं थी, कोई हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। इसीलिए सरकार ने एक बड़ा सुधार किया है और 29 पुराने कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड में बदल दिया है। अब हम बात करते हैं कानून में दिए गए जो नई डेफिनेशन है, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है, एग्रीगेटर कौन होता है, इनके सभी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आशीष जैन हूं और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे न्यायिक सेवा परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं में कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या सीधे बार कोड को स्कैन करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको किसी भी मोमेंट पसंद आ जाए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात करें जो पहली बार श्रम कानूनों के अंदर जोड़ी गई है। इसमें जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसका जो सेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 35 के अंदर, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 35 के अंदर आपकी गिग वर्कर की डेफिनेशन दी गई है। गिग वर्कर कौन होता है? वो व्यक्ति जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर काम करता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐप के जरिए खाना पहुंचाता है, सड़क पर टैक्सी चलाता है,
घर पर सेवाएं देता है, डिलीवरी करता है, तो वो गिग वर्कर कहलाता है। वो वर्कर, वो व्यक्ति जो किसी ऐप के जरिए, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर काम करता है, वो गिग वर्कर होगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, कोई व्यक्ति जो ऐप के जरिए खाना पहुंचाए, सड़क पर टैक्सी चलाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो गिग वर्कर होगा। और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 के अंदर दी गई है। किसके अंदर दी गई है? सोशल सिक्योरिटी कोड के धारा 2 उपधारा 35 के अंदर दी गई है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 60, जहां पर प्लेटफॉर्म वर्क की परिभाषा दी गई है। प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है? वो कार्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऐप के माध्यम से किया जाता है, उसको हम प्लेटफॉर्म वर्क कहते हैं। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 के अंदर प्लेटफॉर्म वर्कर की परिभाषा दी गई है। प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होगा? वो व्यक्ति जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, वो प्लेटफॉर्म वर्कर होगा। जैसे अर्बन कंपनी के ब्यूटिशियंस, टेक्नीशियंस, कारपेंटर्स, क्लीनर्स, ये सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक और प्रावधान है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 का, जहां पर एग्रीगेटर की परिभाषा दी गई है। एग्रीगेटर कौन होगा? वो डिजिटल कंपनी या प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स और कस्टमर्स को जोड़ती है। जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला, उबर, अर्बन कंपनी, अमेजॉन एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेटर कहते हैं। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे। अब जो है वो एग्रीगेटर कानून से बच नहीं सकते, कानून उन्हें भी अकाउंटेबल बनाता है। वो सारी चीजें अब हम आज के इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी के बारे में। किसके लिए? गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। पहली बार उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। और इसके लिए जो रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 113 के अंदर दिए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 113 के सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इसको रूल दिए गए हैं। सेक्शन 113 का जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को रजिस्टर होना होगा। हर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को रजिस्टर होना होगा। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसको रजिस्टर होने के लिए आधार कार्ड चाहिएगा, उसको एक सेल्फ डेक्लेरेशन देना पड़ेगा, मतलब सेल्फ स्व प्रमाणित एक डेक्लेरेशन देना पड़ेगा, एफिडेविट मान लीजिए। एज रिक्वायरमेंट, अपना एज का प्रूफ देना होगा। और प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट प्रूफ भी देना होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ कार्यरत हूं। अब इसके बाद धारा 113 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 113 क्लॉज 2 है, वो डिस्टिंग्विशेबल नंबर के बारे में वो कहता है कि जो हर गिग वर्कर होगा, हर प्लेटफॉर्म वर्कर होगा, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, एक डिस्टिंग्विशेबल नंबर दिया जाएगा। कानून कहता है कि अब एक हर गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को एक डिस्टिंग्विशेबल नंबर दिया जाएगा, अलग से एक संख्या दी जाएगी। वो नंबर वर्कर के लिए हमेशा रहेगा, चाहे वो शहर बदलता है, चाहे वो कंपनी बदलता है। मतलब ओला छोड़ के अगर उबर में जा रहा है, स्विगी छोड़ के जोमेटो में जा रहा है, तब भी वो नंबर उसके साथ हमेशा रहेगा एज गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। और काम के नेचर बदलने पर भी, मतलब अभी वो टैक्सी चला रहा है, अगर बाद में वो फूड डिलीवरी करता है, तब भी उसके पास रहेगा, उसका एक यूनिक नंबर मिलेगा उसको। उसके लिए जो प्रावधान है धारा 113 सबसेक्शन 2 के अंदर कहती है कि हर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए एक अलग से नंबर दिया जाएगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यही नंबर उसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की जो पोर्टेबिलिटी है वो सुनिश्चित करता है। अगर वो कंपनी बदल रहा है तो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं वो भी वो दूसरी कंपनी से ले सके, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे ईपीएफ नंबर होता है, कंपनी चेंज हो जाए तो नंबर उधर दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो ये आपका गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का नंबर होगा, ये हर एक गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए अपना इंडिविजुअल होगा, स्वतंत्र होगा। और अगर वो प्लेटफॉर्म बदलता है, सिटी बदलता है, नेचर ऑफ वर्क बदलता है, ये उसका सेम रहेगा। जो नया काम करेगा, जिस नई कंपनी में जाएगा, वहां के साथ ये अटैच हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ट्रांसफर्स। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी सोशल स्कीम्स अवेलेबल होंगी गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, ये भी हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर बताया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म के वर्कर के लिए बताई गई हैं, वो
धारा 114 के अंदर बताई गई है। धारा 114 सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई है। जो ये पूरा अध्याय है, जो पूरा सेक्शन है, गिग वर्कर के लिए इतिहास को बदल रहा है। जो सेक्शन 114 क्लॉज 1 है, ये फाउंडेशन ऑफ गिग वर्कर वेलफेयर है। फाउंडेशन ऑफ गिग वर्कर वेलफेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए स्कीम बना सकती है। जो ये प्रावधान है सेक्शन 114 सब सेक्शन 1, ये कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स बना सकती है, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, डिसेबिलिटी कवर के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए, मैटरनिटी सपोर्ट के लिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, क्रच सुविधा के लिए और भी कई तरीके के वेलफेयर बेनिफिट के लिए केंद्र सरकार स्कीम बना सकती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो 114 सेक्शन है, गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए जो स्कीम्स बनाने की जिम्मेदारी तय की गई है, वो किसके ऊपर की गई है? केंद्र सरकार के ऊपर तय की गई है। केंद्र सरकार स्कीम बनाएगी गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, क्रच फैसिलिटी, हेल्थ बेनिफिट। ये सारे बेनिफिट कभी नहीं मिलते थे, आज इनके ऊपर बात हो रही है। कानून के अंदर प्रावधान कर दिए गए हैं कि केंद्र सरकार गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए ऐसी स्कीम बनाएगी। तो ऑब्वियसली जब बनाने की बात हो रही है तो बन भी जाएंगी। तो उम्मीद है ना, जब कानून के अंदर ही लिख दिया, पहले तो इसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। आप बताइए कितना बड़ा कदम है या नहीं है? हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर कानून की बात कर रहे हैं। ये चैनल वैसे भी लीगल चैनल है, आपको पता है हम पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं करते। आप ये बताइए कि पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को इस तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, क्या ये कानून की दिशा में एक बेहतर कदम है या नहीं? अगर है, आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, थम्स अप जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा हर व्यक्ति के साथ। अब देखिएगा, पहली बार कानून क्या कहता है? साफ साफ कह रहा है कि ऐप आधारित काम करने वाले लोग भी सामाजिक सुरक्षा के अधिकारी हैं, यानी कि सोशल सिक्योरिटी उनको भी मिलेगी। अब बात करते हैं स्कीम्स को कौन फंड करेगा। जो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है बनाएगी केंद्र सरकार, मगर उसके बारे में पैसा कौन देगा? उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कौन देगा? आप बोलोगी सर सरकार ने स्कीम बनाई है तो सरकार ही पैसा देगी। भाई सरकार ने स्कीम बनानी है, पैसा कोई और देगा, उसके बारे में बात करते हैं। स्कीम्स को कौन फंड करेगा, इसके लिए जो प्रावधान है सेक्शन 114(3) सब सेक्शन 3 इसमें बात करता है, और वो शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि कौन कौन इन स्कीम्स को फंड करेगा। इन स्कीम्स को चलाने के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी देगी और एग्रीगेटर भी देंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो, जो कंपनियां हैं, एग्रीगेटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये कंपनियां भी पैसा देंगी। और सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पैसा आएगा, और उसके साथ साथ अन्य स्रोतों से इन स्कीम्स को जीवित करने के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो मतलब स्कीम केंद्र सरकार बनाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, मगर पैसा देने की जिम्मेवारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी पैसे देंगी, एग्रीगेटर भी देंगे, और वर्कर से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी फंड जुटाए जाएंगे, और उसके साथ साथ कई और स्रोत भी होंगे। मतलब क्या है, बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं एग्रीगेटर से कितना कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा इसके अंदर। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो प्लेटफॉर्म वर्कर और आपके गिग वर्कर के लिए बनाई जाएंगी, तो जो एग्रीगेटर है, जो कंपनी है जिसके लिए वो काम करते हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, उससे इन सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा लिया जाएगा, कितना फंड लिया जाएगा, उसके बारे में जो है सेक्शन 114 सबसेक्शन 4 उस बारे में सीधा बात करता है। और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्रोविजन है, बहुत दमदार प्रोविजन है। कानून कहता है कि एग्रीगेटर को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना ही होगा। मतलब समझिएगा, अगर कोई कंपनी है जो प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर है, जैसे स्विगी, जोमेटो वगैरह, मान लीजिए अगर इनका पूरे 1 साल का टर्नओवर, प्रॉफिट की बात नहीं करना, टर्नओवर की बात कर रहा, मान लीजिए 1000 करोड़ है, उनके प्लेटफॉर्म से 1000 करोड़ की सेल होती है, तो उसका 1 से 2% इन गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी को एक्टिवेट करने के लिए वो पैसा वहां से जुटाया जाएगा।
गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को बेनिफिट देने के लिए वो पैसा उनके टर्नओवर से लिया जाएगा और 1 से 2% पूरे टर्नओवर का गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के सोशल सिक्योरिटी के लिए लिया जाएगा। अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% योगदान उन्हें करना ही होगा, लेकिन वर्कर पे आउट का 5% से ज्यादा नहीं कर सकते। देखिए, अब जो वर्कर है, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म वर्कर है, जैसे कोई व्यक्ति स्विगी जोमेटो पे काम करता है, उसका एम्प्लॉयर अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% शेयर करेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए। मगर जो वर्कर है, जो प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए मैं एक डिलीवरी बॉय हूं और मैं किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, फूड डिलीवरी का काम करता हूं, तो मेरी जो कंपनी है वो तो देगी पूरे अपने टर्नओवर का 1 से 2%, मगर मेरी सैलरी से, जो मेरी अर्निंग है, उससे भी कुछ हिस्सा लिया जा सकता है और उसकी सीमा भी यहां पर क्या है, वर्कर पे आउट का 5% से ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकते। मतलब मेरी जो सैलरी होगी, अगर मैं कोई फूड वगैरह डिलीवर करता हूं या ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं, अगर मैं गिग वर्कर हूं, तो मेरी सैलरी का 5% से ज्यादा हिस्सा नहीं लिया जा सकता। समझिएगा यहां पर इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, कंपनी की भी, प्लेटफॉर्म की भी, और जो डिलीवरी बॉय है, जो गिग वर्कर है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर है, उसकी भी जिम्मेवारी है इस सोशल सिक्योरिटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करने की। ठीक है, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, अमेजॉन जैसी कंपनी को अब कानून सोशल सिक्योरिटी में योगदान देना पड़ेगा, उनको देना ही होगा। पहली बार एप्स को कहा गया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी देना काफी नहीं है, वर्कर्स के वेलफेयर में भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और 1 से 2% पूरे टर्नओवर का देना कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड की। सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए जो प्रावधान है वो सेक्शन 141 में बताया गया है। सेक्शन 141 सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए बात करता है, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। सेक्शन 141 बताता है कि एग्रीगेटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के मुताबिक होगा, जो मैंने आपको भी बताया 1 से 2% होगा, वो यहां पर इकट्ठा किया जाएगा और जो सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर वो जाएगा, जो एग्रीगेटर से लिया जाएगा। यही फंड आगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने में भी उपयोग होगा। अब बात करते हैं वेज रिलेटेड प्रोटेक्शंस के बारे में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, और ये दी गई है कोड ऑन वेजेस के अंदर। अब अभी तक हमने सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बात किया, अब हम आ गए हैं दूसरे चरण पर, जहां पर हम कोड ऑन वेजेस के बारे में बात करते हैं। और इससे रिलेटेड आपके हमारी पिछली वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा कमेंट आए, आपने बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे थे वेजेस को लेकर, तो स्पेसिफिकली ये सेशन गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए है, तो उनके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या प्रोटेक्शंस दी गई हैं गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को। वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आ रहा है और आपने अभी तक इसको लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शायद थोड़ी गलती कर रहे हैं, कर दीजिए यार। आपके लिए इतना मेहनत करके सेशन लाए हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वेज रिलेटेड प्रोटेक्शंस के बारे में, और जो वेज रिलेटेड प्रोटेक्शन गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को दी गई हैं वो कोड ऑन वेजेस के अंदर दी गई हैं। गिग वर्कर, ध्यान दीजिएगा, वो एम्प्लॉय नहीं है जैसे हम जनरली एम्प्लॉय होते हैं, इसीलिए जब गिग वर्कर की डेफिनेशन दी गई थी, हु वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो आप गिग वर्कर को कभी भी एम्प्लॉय तो कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वेज कोड में कई बातों का प्रभाव उन पर पड़ता है। जो गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, आप उनको एम्प्लॉय नहीं कह सकते, लेकिन जो वेज कोड है, कोड ऑन वेजेस है 2019 का, उसके अंदर कुछ प्रोटेक्शंस इनके लिए दी गई हैं, कई बातों का प्रभाव उन पर पड़ता है, उसको समझते हैं। इस पर जो कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है नेशनल फ्लोर वेज की। नेशनल फ्लोर वेज की, तो मतलब बेसिक फ्लोर वेज होगा, वो हर व्यक्ति को पे किया जाएगा। देश में एक मिनिमम फ्लोर वेज होगा, स्टेट्स इसके नीचे वेज तय नहीं कर सकती। मतलब एक मान लीजिए, आप इसको कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस की बात है, देश में एक मिनिमम फ्लोर वेज तय होगा जिसको स्टेट्स जो हैं उसके नीचे वेज को तय नहीं कर सकती। और गिग इकोनॉमी पर इसका असर क्या होने वाला है, बेस रेट्स तय होंगे कि इस डिलीवरी पर इतना पैसा मिलेगा, पर किलोमीटर कितना पेमेंट होगा, डिलीवरी रेडियस क्या रहेगी, पीक आवर पर क्या कंपेंसेशन एक्स्ट्रा मिलेगी, अनफेयर डिडक्शंस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, सभी पर इन चीजों पर पड़ता है। और इसके बाद कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 6 से 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है इक्वल पे के बारे में, समान
पेमेंट के बारे में, वेज फिक्सेशन के बारे में कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की वेज कैसे फिक्स होगी, और वेज कैलकुलेशन की क्लैरिटी के बारे में जो सेक्शन 6 से लेकर 9 में बात की गई है। सेक्शन 17 जो है वो टाइमली पेमेंट की बात करता है। क्या बात करता है? सेक्शन 17 ये कहता है कि हर वर्कर को समय पर पेमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आउट रोकता है या पेमेंट करने में डिले करता है, तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन कौन सा जो मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 प्लेटफॉर्म पे आउट, सेक्शन 17 जो है ये उस वर्कर के पक्ष में खड़ा हो जाता है। एक और प्रावधान है सेक्शन 9 जो एक और प्रावधान है जो बात करता है किसके बारे में? सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस के बारे में, और ये दी गई हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर। जो गिग वर्कर्स हैं उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं इस तीसरे कोड के अंदर, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है। भले ही जो गिग वर्कर हैं उनको इंप्लॉय ना माना जाए, लेकिन OSHW कोड सेफ्टी का कल्चर सेट करता है। इसका जो सेक्शन 6 है, इसकी जो धारा 6 है वो हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज के बारे में बोलती है, और सेक्शन 23, 24 और जो 25 है वो वर्किंग आवर्स के बारे में बोलते हैं, लीव्स के बारे में बोलते हैं, और ओवरटाइम रूल्स के बारे में बोलती हैं। राज्य सरकार चाहे तो इन्हें गिग वर्कर भी लागू कर सकती है। अब यहां पर स्टेट के ऊपर डिस्क्रिशन है। अगर राज्य सरकार चाहे तो इन रूल्स को, चाहे वो वर्किंग आवर्स का हो, लीव्स का हो, ओवरटाइम रूल्स का हो, हेल्थ और सेफ्टी का हो, इन प्रावधानों को राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो गिग वर्कर के ऊपर चाहे तो इन्हें लागू कर सकते हैं। विशेषकर कौन से? लेट नाइट डिलीवरी से रिलेटेड, हाई रिस्क रोड वर्क से रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर जब कोई सर्विस करता है तो उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। अभी इस कानून के अंदर कुछ नहीं बने हैं, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार चाहे तो बना सकती है। अब देखते हैं कि कौन सी राज्य सरकार बनाएगी, कौन नहीं बनाएगी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और फ्यूचर राइट्स के बारे में। फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR कोड, यूनियन एंड डिस्प्यूट्स के बारे में। अब देखिए, गिग वर्कर को पहली बार रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेबर लॉ में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो फ्यूचर कैसा देखते हैं, क्या हो सकता है फ्यूचर में? जैसे जैसे गिग वर्कर्स मजबूत यूनियंस बनाएंगे, ट्रेड यूनियन भी तो बना ही सकते हैं ना, जब उनको लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, तो मजबूत यूनियन बनाएंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का उस समय पर महत्व बहुत बढ़ जाएगा गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। इसका जो सेक्शन 77 है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म की बात करता है, और वो ये कहता है कि अगर जब गिग वर्कर अपनी ट्रेड यूनियन बनाएंगे, यूनियंस बनाएंगे, तो गिग वर्कर इसका उपयोग कर पाएंगे किस चीज के खिलाफ? अनफेयर डीएक्टिवेशन के खिलाफ। उनकी आईडी को, उनके अकाउंट को बंद कर देती है कई बार कंपनी या प्लेटफॉर्म, तो उस चीज से लड़ने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो आवाज उठा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के लिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए उठा पाएंगे, और एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए भी आवाज उठा पाएंगे। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो गिग वर्कर यूनियन बढ़ रहे हैं, भारत में भी उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और पूरे के पूरे लेबर लॉज के अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। पहला एग्जांपल लेते हैं एक्सीडेंट केस का। एक वर्कर सड़क के हादसे में मान लीजिए घायल हो जाता है, खुदा ना करे। सेक्शन 114 के लिए वो रजिस्टर्ड होने पर, अगर वो सेक्शन 114 के अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो उनको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिलेगा, डिसेबिलिटी सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, और ये सब कुछ सोशल सिक्योरिटी फंड से उन्हें मिल सकता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए सिटी चेंज केस का। कोई एक व्यक्ति है, वो दिल्ली से बैंगलोर चला जाता है। अब रजिस्ट्रेशन उसका जो पुराना दिल्ली वाला ही वैलिड रहेगा, वो वहां जाकर भी प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर की तरह काम कर सकता है। जो डिस्टिंग्विशेबल नंबर है, जो उसका यूनिक नंबर उसे मिला था दिल्ली में, वो वही वैलिड रहेगा। बेनिफिट्स जो है वो पोर्टेबल है, जैसे कि मोबाइल नंबर अगर हम एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट कर लेते हैं, उसी तरह गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का भी जो यूनिक नंबर उसे मिलने वाला है वो भी
अब पोर्टेबल हो जाएगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये पहले थी नहीं। पहली बात तो क्या, गिग वर्कर के और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं था। अब तीसरी बात करते हैं ऐप चेंज केस की। अगर कोई गिग वर्कर ऐप वर्कर है, वो अपनी ऐप चेंज करता है, पहले किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता था, अब वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर काम करने लग जाता है, जैसे अगर वो स्विगी से जोमेटो पे जाता है, जोमेटो से ब्लिंकिट पे चला जाए या फिर अमेजोन पे चला जाए, एप्स बदलने पर भी उसकी आइडेंटिटी नंबर वही पुराने वाला रहेगा, उसकी एलिजिबिलिटी वही रहेगी, उसको वही प्रोटेक्शन जो हैं कानून के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो सभी वही मिलेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी का भविष्य है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस की। अब आप बोलोगे सर आपने अच्छी अच्छी बातें तो बता दी, इश्यूज, चैलेंजेस, लिमिटेशन, कमियां तो बताओ। वो अब आपके सामने बता रहा हूं। अभी भी सबसे बड़ी कमी यही है कि गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को एम्प्लॉयज की तरह नहीं माना गया। गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को एम्प्लॉयज की तरह नहीं माना गया है, इसलिए इनको पीएफ, ईएसआई, पेड लीव वगैरह के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। समझ गए? गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को एम्प्लॉय की तरह नहीं माना गया है, इसलिए इनको पीएफ का बेनिफिट, ईएसआई का बेनिफिट, पेड लीव का बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, अभी ये कानून बने हैं, रूल बने हैं, इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है, जो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। सेक्शन 114 में मे फ्रेम स्कीम्स लिखा है, मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 114 में केंद्र सरकार को यह लिखा है कि केंद्र सरकार ऐसी स्कीम बना सकती है। बना सकती है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बनाना है और बना सकती है, दोनों में फर्क है। जब वर्ड है बना सकती है तो मतलब केंद्र सरकार का मन करेगा तो स्कीम बनाएगी, और बनानी है अगर ये शब्द होता तो बनानी पड़ती। अब बना सकती है तो वहां पर क्या है, डिस्क्रिशन का खेल है, विवेकाधिकार का खेल है, सरकार को लगेगा तभी नियम बनेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन चैलेंज भी है। शब्दों का खेल है, मे फ्रेम स्कीम्स लिखा हुआ है, एक्चुअल जो स्कीम है वो बहुत बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं, जो अवेयरनेस है वो इन मामलों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। अधिकतर जो गिग वर्कर हैं उनको अपने अधिकार पता ही नहीं है, और इसलिए हम ये सेशन लेके आए हैं ताकि अधिकारों के बारे में पता चल सके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गिग वर्कर को भविष्य में पीएफ और ईएसआई जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? आप कमेंट में यस लिखिएगा फॉर फुल बेनिफिट्स, और नो लिखिएगा मतलब गिग इकोनॉमी को अलग ही रहने दीजिए। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सवाल मेरा ये है कि क्या गिग वर्कर को भविष्य में पीएफ और ईएसआई जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए? यस और नो अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और इसके पीछे का अगर कारण दे पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी भी लेबर लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या लॉ स्टूडेंट हैं जहां पर आपके लेबर लॉज आते हैं, तो आप एक बार स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। गिग इकोनॉमी के ऊपर पूरा का पूरा आपको एक स्लाइड के अंदर सब कुछ हमने बताया है। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो अभी तक हमने डिस्कस किया इसको एक बार थोड़ा सा लीगली एनालाइज करते हैं। जस्ट 2-3 मिनट का और ये सेशन है जिसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इन नए कोड्स में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। क्या बड़े बदलाव हुए हैं? पहली बात तो जो डिजिटल लेबर है उसकी पहचान हुई है। जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, वो कौन है? डिजिटल लेबर ही तो है, ऑनलाइन माध्यम से अपनी सर्विस सेवाएं देता है। भारत ने अब ऐप बेस्ड काम को गैर औपचारिक नहीं बल्कि कानूनी श्रम माना है। और दूसरा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कानूनों के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। सेक्शन 114 ने के कारण अब जो सोशल सिक्योरिटी है वो सिर्फ वर्कर का बोझ नहीं है, सिर्फ वर्कर को नहीं देना, इसमें सरकार को भी देना होगा, एग्रीगेटर्स को भी देना होगा, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पैसा जुटाया जाएगा। मतलब सबकी जिम्मेदारी है, सबकी हिस्सेदारी होगी। और तीसरा है फ्यूचर लीगल एक्सपेंशन। जो धारा 2 के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं, कोर्ट को बड़ा आधार दिया है जो आने वाले वर्षों में गिग वर्कर्स को और मजबूती देंगे। जब ये मामले कुछ कोर्ट के सामने जाएंगे, ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे, तो कोर्ट ऑब्वियसली गिग वर्कर के राइट्स को और एक्सपेंड करने वाली है, ऐसा मेरा
पूर्ण विश्वास है और मेरा पर्सनल विश्वास है कि एक्सपैंड करेगी ही करेगी। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सालों तक जो गिग वर्कर्स थे वो हमारी इकोनॉमी में अदृश्य रहे, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन नए लेबर कोड ये कह रहे हैं कि ऐप पर काम करने वाले भी वर्कर हैं, उनके पास भी अधिकार हैं। एग्रीगेटर को आपकी वेलफेयर के बारे में सोचना होगा और पैसा भी देना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्थायी है, सिटी बदलने पर, कंपनी बदलने पर चेंज नहीं होगा। आपके जो बेनिफिट्स हैं पोर्टेबल हैं, जब आप कंपनी बदलते हैं, नेचर ऑफ वर्क बदलते हैं, तब भी आपके बेनिफिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो आपका काम है वो सम्माननीय है, सम्मान योग्य है, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है गिग वर्कर को। ये भारत के श्रम इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा, हाइप किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आने वाले हैं हम अपने मेंबर्स के लिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐप के माध्यम से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक, ऐप का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट वगैरह में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि इन नए लेबर कोड्स के किस हिस्से पर आप एक डिटेल्ड सेशन चाहते हैं, जैसा आज हमने गिग वर्कर्स पर किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपके जो सजेशंस आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए आगे के फ्यूचर सेशंस प्लान किए जाएं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।